स्टार्ट करते हैं। किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जामिनेशन में को लेकर कभी कोई भी क्लास होती है, तो सबसे पहला हमारा फोकस उसके सिलेबस पे होता है। जब तक हम सिलेबस नहीं जानेंगे, किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहला हमारा फोकस आज भी सिलेबस के ऊपर होगा। देखो, जो आपका नेट का सिलेबस है, इस सिलेबस में 2019 में काफी बदलाव किए गए और पिछले सिलेबस के कंपैरिजन में लगभग 50% एडिशन है। यानी पिछले सिलेबस की तुलना में जो नया सिलेबस है वह लगभग 1.5 गुना बड़ा है। मैं हिंदी में कहूँ तो, ठीक है। यानी 50% नई चीजें यहाँ एडअप की गई हैं। सबसे पहले सिलेबस के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो पूरे सिलेबस को यूजीसी ने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया है। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा यूनिट है हमारे लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरा यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन, चौथा यूनिट है कम्युनिकेशन, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, सिक्स्थ यूनिट है हमारे लिए लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज यह है जो अब चेंज आया है कि पहले लॉजिकल रीजनिंग जो था वह मेनली वेस्टर्न लॉजिक के ऊपर बेस्ड था, लेकिन अब इसका आधा से ज्यादा हिस्सा जो है वह इंडियन लॉजिक को फॉलो करता है, उसमें भी न्याय दर्शन को फॉलो करता है। आप जानते हैं कि हमारे पास षड दर्शन की बात आती है और मूलतः 9 अलग-अलग फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं इंडिया में। जिसमें कि 3 जो है उन्हें हम वैदिक स्कूल मानते हैं और बाकी 6 को वैदिक स्कूल मानते हैं और 3 को नॉन वैदिक स्कूल मानते हैं। खैर उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सो इसमें से जो न्याय दर्शन है, जो वैदिक फिलॉसफी का पार्ट है, उसके ऊपर ही मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका ध्यान रखना है। देखिए यहाँ इंडियन लॉजिक का जो पोर्शन है जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो यह जो पोर्शन है यह इंडियन लॉजिक का पोर्शन यानी भारतीय लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र, यानी मूलतः भारतीय दर्शन का बेसिक आपको पढ़ना है। इंडियन जो फिलॉसफी है उसका बेसिक आपको यहाँ पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ जो वर्ड्स है वो वर्ड्स भी काफी हद तक संस्कृत वर्ड है, जैसे प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, फिर अनुमान, व्याप्ति। इस तरह के शब्द हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से हिंदी शब्द है, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ आपने सही किया तो इसे सही ढंग से आप समझ पाए तो इसके आंसर्स कभी गलत नहीं होते हैं। 7th यूनिट होता है हमारा डीआई का, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में यूजुअली जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है वो टेबल बेस्ड आ रहा है, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, बेसिक पे क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, बट हाँ हमें बेसिक जरूर करेंगे। फिर अगला आईसीटी। आईसीटी का मतलब हो गया हमारे लिए सिंपली कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा 8वां यूनिट तो आईसीटी हो गया। जो 9th यूनिट है वो है इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें इन्वायरमेंट और बेसिकली करंट से जो रिलेटेड चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है हर व्यक्ति को, हर पर्सन, हर इंडिविजुअल को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। पहले क्या था कि जो पहले क्या था कि हायर एजुकेशन सिस्टम में आपका पॉलिटी भी इंक्लूडेड था, बट 2019 के बाद से अगर आप देखोगे तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब यहाँ आप क्वेश्चन करोगे कि सबसे लास्ट लाइन क्या है। जो सबसे लास्ट लाइन इस सिलेबस का वह कह रहा है पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हायर एजुकेशन सिस्टम का पॉलिसी क्या है, उसका गवर्नेंस कैसे होता है, यानी जो यूजीसी हो गया या बाकी जो बॉडीज हो गई इस तरह की, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे न्यूपा में उसकी पढ़ाई होती है, इस तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद दिया हुआ है, 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। So there are 10 different modules and they are setting up 5 questions from each module. It means there will be 50 questions, right? कुल 10 मॉड्यूल है, कुल 10 यूनिट है और हर यूनिट से कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5। तो कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, यानी 50 क्वेश्चन है, कुल 100 नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात, अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ज्यादातर आप वीडियोस यूट्यूब पे देखते हो या बहुत से जगहों पे आप पढ़ने भी जाते हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि टीचिंग से ज्यादा क्वेश्चन आता है, रिसर्च से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बाकी यूनिट से कम क्वेश्चन आते हैं। यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। आपको देखने से कई बार लगेगा कि यह क्वेश्चन इस टॉपिक का हो सकता है,
लेकिन चूंकि यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपस में इंटर रिलेटेड, तो कई बार हमें क्वेश्चन जो है वो ओवरलैप करते हुए दिखते हैं, बट ओवरलैप करते नहीं। टीचिंग के 5 क्वेश्चन है तो 5 ही पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन टीचिंग से नहीं आए। यानी हर एक टॉपिक का वेटेज इक्वल है। यह चीज ध्यान में रखना कि हर टॉपिक का जो वेटेज है आपका वह इक्वल है। ठीक है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। Whenever graphical pictorial questions are set for sighted candidates, a passage followed by equal number of questions and weightage to be set for visually impaired candidates. जब भी कोई क्वेश्चन जो आंख वाले बच्चे हैं उनके लिए पिक्टोरियल या ग्राफिकल क्वेश्चन होगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, उनके लिए जो क्वेश्चन होगा वो पैसेज बेस्ड होगा। इसका आपको ध्यान रखना है, यह चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? अब चलो अब एक एक करके सभी यूनिट्स के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। देखो, रोज शाम को हमारी जो क्लास हुई कम से कम 1 घंटे की और मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास हुई, तो और लगभग डेली बेसिस पे क्लास होगी। सप्ताह में 4 दिन क्लास होगी, 5 दिन या कई बार 7 दिन क्लास हो सकती है। मिनिमम 4 दिन तो क्लास होनी ही है, और टाइम जो रहेगा वो 6 से 9 के बीच में कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। इसका आपको ध्यान में रखना है। खैर चलिए, सबसे पहले आते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे। तो टीचिंग में क्या क्या पढ़ना है हमें, टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन से लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं, जैसे मेमोरी हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुआ, रिफ्लेक्टिव लेवल हुआ, उसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या है, बताइए। सोचो एक बार कि टीचिंग के लिए क्या जरूरी है हमारे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो टीचिंग के लिए आवश्यक है, इसके बारे में एक बार आप लोग सोचिए। थिंक अबाउट इट गाइस। कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो टीचिंग के लिए आवश्यक है हमारे लिए। आप सब लोग जानते हैं कि टीचिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है। टीचिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, टीचर और स्टूडेंट। क्या बिना टीचर और स्टूडेंट के टीचिंग हो सकती है, सोचो जरा, नहीं हो सकती है। इसके बाद अगली चीज हमें क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, कंटेंट, जो पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कंटेक्स्ट, क्लियर है, और किस वातावरण में पढ़ना। हम भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं या पाकिस्तान में कर रहे हैं, इसका भी असर पड़ता है। तो ये 5 हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या होता है हमारे लिए, टीचर, स्टूडेंट, कंटेंट, कंटेक्स्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आप हमेशा इसका ध्यान रखना है। उसके बाद एक लर्नर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जो एडोलेसेंट लर्नर होते हैं, जो एडल्ट लर्नर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं एकेडमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे या कॉग्निटिव लेवल पे, उनके बीच के इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है। आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी 2 पर्सन एक जैसे नहीं होते, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो रही है, किस तरह से 2 लोग अलग अलग होते हैं तो उनका व्यवहार अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम किस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। टीचिंग को अगला टॉपिक जो है वह यह कहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो टीचिंग को कौन कौन चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, और वो फैक्टर किससे रिलेटेड होने चाहिए, टीचर से, लर्नर से, सपोर्ट मटेरियल से और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज से। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पूरी टीचिंग के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। जैसे मान लो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना एक बार आके जा चुका, 2 बार आके जा चुका, तीसरी बार फिर से आने के लिए बेचैन है, या उनको चौथी बार आने के लिए बेचैन। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या वह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, सोचिए जरा। नहीं हो सकता ना। मान लो कोई स्टूडेंट ही है जो फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या वह सही ढंग से चीजों को लर्न कर सकता है, समझ सकता है, नहीं कर सकता। वैसे कोई टीचर है जो इल है, बीमार है, वैसी स्थिति में क्या वो टीचर सही ढंग से चीजों को इलेबरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें,
टीचर के पास अगर नॉलेज नहीं है तो क्या सही ढंग से चीजों को इलेबरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। टीचर के पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, नॉलेज भले ही हो, तो अगेन वह टीचर जो होगा एक फेल्ड टीचर होगा, क्योंकि अगर स्किल ही नहीं है तो नॉलेज रह के क्या होगा? क्योंकि स्किल के बिना आप उस नॉलेज को डिलीवर नहीं कर पाओगे, और जब तक आप उसे डिलीवर नहीं कर पाओगे तब तक उस टीचिंग का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही जो सपोर्ट मटेरियल है उसकी क्वालिटी क्या है, यह चीज बहुत मायने रखती है। ठीक है, किस तरह की इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी का हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं, और इन सब चीजों को अफेक्ट करने वाले जो डिफरेंट फैक्टर्स है उनकी चर्चा हमें करनी होगी। अगला टॉपिक है मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। जो हायर एजुकेशन के सेंटर्स है वहां कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली टीचिंग मेथड्स को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगली चीज आती है ऑफलाइन ऑनलाइन। जैसे अभी हमारी पढ़ाई हो रही है, किसका पार्ट है, ऑफलाइन का या ऑनलाइन का? अभी जो हमारी पढ़ाई हो रही है किसका पार्ट है, ऑफलाइन का या ऑनलाइन का? यहाँ ऑनलाइन का पार्ट है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है? स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब चीजें जो है हमें पढ़नी टीचिंग में। जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद से जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है हमें उसके बारे में भी पढ़ना है। जो इवैल्यूएशन सिस्टम है हमें उसके बारे में भी पढ़ना है, कितने तरह के इवैल्यूएशंस होते हैं। ठीक है, जैसे अभी यूजीसी ने भारत में यूनिवर्सिटीज में सीबीसीएस लागू किया है, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमारे काम की, ये सब चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, और इवैल्यूएशन पे यूजुअली एक क्वेश्चन आता है। तो यह पार्ट किसका था, टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो टीचिंग से इतने सारे टॉपिक हैं, इनसे कुल 5 क्वेश्चन आने हैं, इसका ध्यान रखिए। इसमें एक क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन पे आना ही है, फिक्स है। तो बाकी 4 क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड। अगला टॉपिक हमारे लिए क्या है, अगला यूनिट क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च के बेसिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि रिसर्च के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करोगे तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद बात आती है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म की। अब यहाँ एक बहुत मजेदार प्रश्न आता है, ये चर्चा हम लोग आगे क्लास में करेंगे कि आखिर पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म का जो संबंध है वो वार्नर हाइजेनबर्ग के साथ है। वार्नर हाइजेनबर्ग जो है एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने पोस्ट पॉजिटिविज्म की थ्योरी को दिया था। क्या उस थ्योरी को देने वाले लोगों में एक वो भी महत्वपूर्ण नाम है, और उन्हीं के बाद से थ्योरी जो है पॉपुलर हुई। उसके पहले थ्योरी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। ठीक है, चलिए। तो रिसर्च में इसके अलावा मेथड ऑफ रिसर्च कौन कौन से होते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहाँ जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च आता है वह डिफरेंट टाइप के स्टेप्स ऑफ रिसर्च के स्टेप्स के बारे में पूछा जाता है। जो सबसे कॉमन या सबसे अधिक बार पूछा गया है वो सोशल स्टडीज में या सोशल साइंस के फील्ड में जो स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता है उसके बारे में पूछा गया है। हिस्टोरिकल रिसर्च के स्टेप्स भी पूछे जा सकते हैं जो कम्प्लीटली अलग होते हैं। तो हमें इन सबके ऊपर फोकस करना होगा। इसके बाद थीसिस कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उसे कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, और रेफरेंसिंग के कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, कई सारे फॉर्मेट्स का आपने शायद नाम सुना होगा, जैसे एपीए है। ठीक है, तो एपीए स्टाइल में कोई भी चीज कैसे लिखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीजें यहाँ आती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। रिसर्च में आईसीटी का क्या क्या योगदान है, आज के डेट में आप सब लोग जानते हैं
कि डेटा एनालाइज करने में आईसीटी का कितना बड़ा रोल प्ले होता है, ठीक है। डेटा कलेक्ट करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, हर काम में जो है आईसीटी यूज हो रहा है, ठीक है। बहुत से जगहों पे तो डेटा कलेक्शन का काम ही आईसीटी के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आती है हमारे पास रिसर्च एथिक्स। तो रिसर्च के कौन कौन से एथिक्स हैं, ठीक है। देखो एथिक्स के बाद जब भी आए ना, तो यूजुअली जो हमारे लाइफ के एथिक्स होते हैं वही हर जगह के एथिक्स होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। ये ध्यान में रखिएगा, जो हमारे लाइफ के एथिक्स होंगे वही हर जगह के एथिक्स होंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। अगर आप ये चीज देख के करोगे ना तो आप आराम से चीजों को कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई डाउट गाइस? चलिए इसे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए रिसर्च एथिक्स के बाद, या रिसर्च का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, इसका अगला टॉपिक आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सिंपल होता है, इसमें एक पैसेज होता है, उस पैसेज के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको करना होता है। मेरी एक एडवाइस है कॉम्प्रिहेंशन को लेके, एक तो इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक ठाक प्रैक्टिस करो, और कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम आपसे 20 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज करा लूं, ठीक है। 20 से 25 कर लोगे तो ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। दूसरा चीज, कॉम्प्रिहेंशन अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हो, कभी भी स्टार्टिंग में मत करो, हमेशा एंड में करो। कॉम्प्रिहेंशन कब करो? हमेशा एंड में करो। एंड में करोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगला यूनिट होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो नई चीजें एड अप हुई हैं, उसमें एड अप हुआ है इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन और मास मीडिया एंड सोसाइटी। यहाँ पर पहले जो क्वेश्चंस आए हैं कम्युनिकेशन के, बहुत मजेदार क्वेश्चंस आए हैं। आपको एक फिल्म याद होगी, शाहरुख खान की फिल्म थी वीर जारा, याद है? शाहरुख खान साहब की एक फिल्म आई थी वीर जारा, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। वह जो वीर जारा जो फिल्म थी, एक बार उस फिल्म पे 5 क्वेश्चन आए थे कम्युनिकेशन में। खैर एनीवे, तो कम्युनिकेशन में पहले पेपर्स के बारे में, न्यूज़पेपर, न्यूज मैगजीन के बारे में पूछा गया है, ये सब हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बट मेन फोकस अब जो है वह कम्युनिकेशन के बेसिक्स के ऊपर है, कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस के ऊपर है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस जानते हैं आप लोग? वर्बल किसे कहते हैं, नॉन वर्बल किसे कहते हैं? नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि जो बोलते हैं वो वर्बल है, जो नहीं बोलते वो नॉन वर्बल। ये कंप्लीटली गलत है। जब हम बोलते हैं ना तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों एस्पेक्ट होते हैं। वर्बल का मतलब होता है मीनिंगफुल वर्ड्स, तो जिस कम्युनिकेशन में मीनिंगफुल वर्ड्स का यूज किया गया है वो वर्बल होता है। उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है यूजीसी नेट में, जिसमें यह पूछा गया था कि इसमें से कौन सा वर्बल कम्युनिकेशन है, तो जो रिटन कम्युनिकेशन होता है वही प्योरली वर्बल होता है। जब भी हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो वर्बल नहीं होता, वो वर्बल एंड नॉन वर्बल का मिक्स होता है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तो जितने वर्ड्स है वो तो वर्बल का पार्ट हो गया, लेकिन जो मेरा टोन है, जो मेरा पिच है, जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सब किसका पार्ट हो जाता है? नॉन वर्बल का पार्ट हो जाता है। तो हमें इन बेसिक चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो मास मीडिया किस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है और सोसाइटी किस तरह से मास मीडिया को इम्पैक्ट करती है। जैसे कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, पहले ये कहते थे कि फिल्में जो होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस करने की हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यह बेसिकली बेसिक क्वांट है, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग, ठीक है। 5 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। अगर आपने 10th क्लास तक का मैथ सही ढंग से किया है तो इस टॉपिक को करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगली चीज जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग। थोड़ा सा इसको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, और लॉजिकल रीजनिंग में आपके एग्जाम में और बाकी एग्जाम के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपके एग्जाम में इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो भारत के किसी भी और एग्जाम में नहीं आता है। बाकी हर जगह इसका एप्लीकेटिव क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज इस पे फोकस करना है
कि अब इसमें जो भारतीय दर्शन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विशेषकर न्याय दर्शन से। तो जो बच्चे भी क्लास में रहेंगे उनको इसके लिए एक अलग से एक नोट्स मिलेगा, जो बहुत मोटा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डिस्कस करेंगे लेकिन साथ साथ आपको नोट्स को भी देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगली चीज आती है डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बट आज जब से और उसको ऑनलाइन किया है तब से यूजुअली केवल टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं? टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन सिलेबस में काफी कुछ है, इसमें से हर चीज को हम धीरे धीरे करेंगे। अगला है आईसीटी यानी कंप्यूटर्स बेसिकली। सो आईसीटी के बारे में बेसिक्स, कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक। इसके अलावा डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव हैं, जैसे स्वयं हो गया, मूक हो गया, ये सब हायर एजुकेशन के फील्ड के इनिशिएटिव है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा कि स्वयं जो है वो टीचिंग में भी है और स्वयं यहाँ भी है। तो स्वयं पे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को कहाँ काउंट करोगे आप? क्योंकि स्वयं जो है डिजिटल इनिशिएटिव का पार्ट है ना। तो स्वयं के ऊपर क्वेश्चन आता है तो टीचिंग में रखोगे कि यहाँ रखोगे? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट यह है कि स्वयं का इस्तेमाल टीचिंग में कैसे होता है। अगर इस पे क्वेश्चन आ रहा है तो टीचिंग का क्वेश्चन हुआ, और स्वयं अपने आप में क्या है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो किसका क्वेश्चन हो गया? आईसीटी का क्वेश्चन हो गया। यह समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हमारे पास आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में आईसीटी किस तरह से हेल्प करता है, क्या क्या चीजें हैं, जैसे आरटीपीएस वगैरह हो गया, आरटीआई हो, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। नोवा यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ जो सबसे पहला पार्ट है वो है मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजी एसडीजी है। फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, हम कैसे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब चीजों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो लोकल, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे अधिक सबसे अधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन हो जाएगा हमारे लिए? इन्वायरमेंट का हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नॉर्मली ज्योग्राफी का है, बट आपके एग्जाम के लिए क्या हो गया, ये किसका क्वेश्चन है? इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो जाता है। जिस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, पोल्यूटेंट का हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, एयर क्वालिटी डिग्रेडेशन, इन सब के ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे, ठीक है, न्यूक्लियर एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट, इनके बारे में चर्चा करनी है। तो बेसिकली इस टॉपिक की जो मैं शुरुआत करूंगा और नेचुरल रिसोर्सेज से करूंगा, ये ध्यान में रखिएगा। टॉपिक की शुरुआत किससे होगी? नेचुरल रिसोर्सेज से होगी, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगली चीज हमारे पास आएगी नेचुरल हजार्ड्स एंड मिटिगेशन, कैसे उसे मिटिगेट करते हैं, या कोई हजार कोई आपको अ, कहीं पे आप हो और वहां भूकंप आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको लेके एक छोटा सा पोर्शन है। यानी बेसिकली एक इन्वायरमेंट को लेके एक आम आदमी के पास जितनी जानकारी होनी चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अब हम चलते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। तो एंशिएंट इंडिया में हायर लर्निंग और एजुकेशन में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे, इसके बारे में क्वेश्चन होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरह से लर्निंग इवॉल्व हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन होगा। ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन ओरिएंटल जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो इन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा बस आप ध्यान रखोगे तो आप आराम से इन सभी टॉपिक को कर सकते
ठीक है? बहुत ही आसान होता है, केवल मेन चीज़ है फ़ोकस करना और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, हमें कब कौन-सा पार्ट करना है। इसके लिए मेरी राय हमेशा यह होती है कि सबसे पहले यह चूज़ करो कि कौन-सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग। मुझे चूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लेके सॉल्व कर जाओ। उससे आपको पता लग जाए कि आप किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा कर पा रहे हो और किस टॉपिक के क्वेश्चन आप कम कर पा रहे हो। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए सिलेबस में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सिलेबस को लेके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। जागृति कोई कुछ पूछना है? बताइए। कोई प्रश्न है सिलेबस को लेके तो पूछ लो। No, sir. Everything is clear, sir. ठीक है, तब चलिए